साथ वाले के हाथ जोड़ें, खुदा के लिए रोजाना आया करो, हाथ जोड़ें। अच्छा जी, पॉइंट 3 पेज नंबर 245। अच्छा भाई, हमारा एक पॉइंट रह गया था एडवांस वाला, लेकिन उससे पहले जो है वो मैं ये चाहता हूँ कि जो कल हमने पढ़ा था उसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। कल हमने ये पढ़ा था कि अगर आपको लोन मिले, ये मत देखें मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आपको लोन मिले, अगर आपको गिफ्ट मिले, या आपको डिपॉजिट फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स मिले, यानी अगर आपको ये 3 किस्म के पैसे मिले, तो ऐसी सूरत के अंदर जो है, अगर ऐसे बंदे से आपको पैसे मिले हैं जो बंदा होल्डिंग एनटीएन वाला है, तो ऐसी सूरत में आपको क्रॉस चेक से भी पैसे मिल सकते हैं और आपको अदर बैंकिंग चैनल से भी पैसे मिल सकते हैं। और अगर ऐसे बंदे से मिलें जिसके पास एनटीएन नहीं है, तो फिर आपको क्रॉस चेक से पैसे मिले। अगर इनके अलावा आपको पैसे मिलेंगे तो वो जाएंगे आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अब एक पॉइंट हमारा रह गया था, वो पॉइंट था एडवांस वाला, वहाँ एडवांस का लफ्ज़ पे लिखा हो। तो एडवांस के बारे में 3 ऑप्शंस हो सकती हैं। इसको 16 पे करो यार, ये पहले चला के रखा करो, गर्मी लग रही है। तो एडवांस के बारे में 3 ऑप्शन हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर 1 पहले वाला, सिर्फ सेल ऑफ गुड्स का एडवांस। किसका एडवांस है? सिर्फ सेल ऑफ गुड्स। सिर्फ सेल ऑफ गुड्स के एडवांस का क्या मतलब है? आप दुकान के ऊपर गए और आपने दुकान के ऊपर कहा भाईजान मुझे बनास्पति घी का डब्बा चाहिए, घी के बगैर घर में पकौड़े नहीं बनेंगे। दुकानदार ने कहा भाईजान घी शॉर्ट हुआ हुआ है, क्या करें, कहाँ से लाएं घी आपके लिए? आपने कहा खुदा के लिए एडवांस में पैसे पकड़ो, जब आया फौरन मुझे घी देना। तो ये जो आपने एडवांस दिया, इसके बदले में दुकानदार ने कोई सर्विस देनी है या चीज़ें बेचनी है? चीज़ें बेचनी है। दूसरी मिसाल, आप फर्नीचर की दुकान के ऊपर गए और आपने कहा कि मेरी जो है वो 1 महीने बाद शादी है और मुझे जो है फर्नीचर चाहिए। दुकानदार ने कहा भाईजान क्या करें आप? आपने कहा भाईजान ऐसा करो कि कुर्सी वाला जो फर्नीचर किताब वाला है, ये किताब में जो आपका बेड बना हुआ है ये मुझे चाहिए। दुकानदार ने कहा इस पर तो महीना लग जाएगा बनने पे। तो दुकानदार ने कहा चलो ऐसा करो शादी लेट करा लो। आपने कहा शादी नहीं लेट करा सकते, एडवांस पकड़ो, जल्दी जल्दी बनाओ। तो आपने फर्नीचर की दुकान के ऊपर एडवांस दिया 2 लाख रुपया, और बाकी 3 लाख रुपया आप तब देंगे जिस वक्त जो है वो आपको डिलीवर होगा। तो जो 2 लाख आपने एडवांस दिया उसके बदले दुकानदार ने आपको सर्विसेज देनी है या गुड्स डिलीवर करनी है? वो डिलीवर करनी है। तो पहला एडवांस कौन सा हो सकता है मोहतरम? सिर्फ सेल ऑफ गुड्स वाला, जैसे सेल ऑफ फर्नीचर। दूसरा एडवांस कौन सा हो सकता है? दूसरा एडवांस हो सकता है सिर्फ रेंडरिंग ऑफ सर्विस वाला। रेंडरिंग ऑफ सर्विस वाला एडवांस क्या है? आपने ऐनक पहनी हुई थी, साथ रहने कहा ये ऐनक मेरी है, आप जज्बाती हो गए, लड़ाई बढ़ गई, आप कोर्ट में चले गए। आपने कोर्ट में गए, आपने लॉयर को हायर किया और लॉयर को कहा खुदा के लिए मेरे से लाख रुपया ले ले, लेकिन ये ऐनक मेरी है, ये ऐनक मैं नहीं छोड़ सकता। तो लॉयर को आपने लाख रुपए एडवांस पकड़ाया, लॉयर ने कहा केस जीतने के बाद 2 लाख और लूंगा, टोटल 3 लाख मेरी फीस है, इससे कम मैं बात नहीं करता। आपने कहा जान भी ले ले मेरी, ये केस जीतना है। तो लाख रुपए आपने जो लॉयर को एडवांस पकड़ाया है, उसके बदले उसने आपको घी का डब्बा बेचना है, बनास्पति घी का, उसने आपको मरुंडे बेचने हैं, उसने आपको अंडे बेचने हैं, या उसने आपको सर्विसेज देनी है। तो ये एडवांस जो है ये सिर्फ सेल ऑफ गुड्स के या सिर्फ रेंडरिंग ऑफ सर्विस के? सिर्फ रेंडरिंग ऑफ सर्विस के। आप एक साहब के पास गए, आपने उनको जाके कहा कि भाईजान ये घर मुझे बना के दे दें। दुकान उसने कहा कि भाईजान मैं डीलर हूं, मैं लोगों को घर भी बना के देता हूं, लेकिन साथ अगर आप कहें तो मैं आपको मैप भी बना के दे देता हूं। तो अब आपने इससे 2 माहिदे किए हैं। एक तो आपने जो है वो सेल ऑफ हाउस का माहिदा किया, और दूसरा जो है वो आपने इसे सर्विसेज भी ली हैं। अब एक ही वक्त में आप 2 काम कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आप सेल ऑफ गुड्स का माहिदा भी कर रहे हैं और साथ साथ रेंडरिंग ऑफ सर्विस का माहिदा भी कर रहे हैं। अब ये जो 3 किस्म के एडवांस है, अगर आप दुकानदार को एडवांस पकड़ाएं इस मद में कि वो आपको चीजें बेच दे, पहला सिनेरियो। अगर आप दुकानदार को इस मद में एडवांस पकड़ाएं वो आपको सर्विसेज दे दे, दूसरा सिनेरियो। अगर आप दुकानदार को इस मद में एडवांस पकड़ाएं कि वो आपको चीजें भी बेचे और सर्विसेज भी दे, तो तीसरा सिनेरियो। पहले 2 सिनेरियो के अंदर जो है वो रिलैक्सेशन अवेलेबल है। पहले 2 सिनेरियोज के अंदर जो है, अभी नोट करने का टाइम इतना दिया जाएगा कि आप नोट कर करके थक जाएंगे। सेक्शन 39(3) डज नॉट अप्लाई। पहले 2 सिनेरियोज में सेक्शन 39(3) डज नॉट अप्लाई। अब सेक्शन 39(3) कोई ना कैद लगाता था, यानी मसला पैदा करता था हमारे लिए। कल हमने देखा था कि ऐसे करो वैसे ना करो। जब कभी सेक्शन 33 डज नॉट अप्लाई आ जाए तो इसका मतलब है अब ये खुशी की बात है। तो खुशी की बात है, इसका मतलब है कि मजे हैं, इसका मतलब है इवन
कैश कैन बी रिसीव्ड, आप अगले बंदे से क्या रिसीव कर सकते हैं, कैश भी रिसीव कर सकते हैं। इसी को देख के शायर ने कहा था दुनिया में जन्नत के मजे। तो ये मजे हो गए आपके, आप पेमेंट्स किस में कर सकते हैं, आप कैश में भी कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो आखिरी वाला एडवांस था, इसके ऊपर सेक्शन 39(3) अप लाए, तो इसको इसके ऊपर सेक्शन 39(3) लगता है। इस बात का मतलब यह है कि इस एडवांस को आपने उन रूल्स के मुताबिक पे करना है जिन रूल्स के मुताबिक कल हमने पढ़ा था। अब आप हजरात जो है वो इसको नोट कर लें। काश के रोजाना आया करें। ओके, नीचे वाला मैं अभी दिखाता हूं, पहले रेड तक नोट कर लें। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट डियर? ही इज टॉकिंग अबाउट ही इज टॉकिंग फिशी फिशी। जी, इसका मतलब ये था कि मैंने ये कहा था कि उसको आपने जो ज़मीन से जेवर निकला या ऑयल निकला वो आपने दे दिया कैश देने की बजाय, तो वो उसकी इनकम में ऐड हो जाएगा। ये जे वाला पॉइंट था ना, पता नहीं कौन सा था, क्या चीज़? वो रेफल कोई गेम शेम होती हैं, गूगल पे देख लें, उसमें बस लफ्ज़ याद करना है आपने। अच्छा जी, पहले जो दो एडवांसेस हैं उनके ऊपर सेक्शन 39(3) नहीं लगेगा, और जो तीसरा वाला एडवांस है उस पर 39(3) लगेगा। जी मोहतरम। नहीं नहीं नहीं, नहीं यहाँ तो कोई रूल नहीं ऐसा। ओके, रिलेटिव्स का कोई चक्कर नहीं है इस पॉइंट में, ये पूरी बात है। ओके, अब जो है वो मोहतरम इसको पढ़ लें आप। सबसेक्शन 4 पेज 246, पेज 246 सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई। मजे, यानी पेमेंट कैन बी मेड इन कैश। सबसेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई का मतलब लिख लें, पेमेंट कैन बी मेड इन कैश, पैसे कैश में दिए जा सकते हैं। ये इसी 16 पे करो आके, इधर पहले वाला, पेमेंट कैन बी मेड इन कैश टू एन एडवांस फॉर सेल ऑफ गुड्स, फॉर सिर्फ सेल ऑफ गुड्स, और सिर्फ रेंडरिंग ऑफ, ऐसा एडवांस जिसमें या तो दुकानदार सिर्फ फर्नीचर बेच रहा हो या लॉयर फिर अपनी सर्विसेज दे रहा हो। कोई और भी सर्विस दे सकता है, डेंटिस्ट भी सर्विस दे सकता है, कहता है इधर आओ इधर आपने निकलवाओ सारे, तो डेंटिस्ट भी सर्विस दे सकता है, कोई भी सर्विस दे सकता है। तो सेल ऑफ गुड्स भी शामिल है इसमें और रेंडरिंग ऑफ सर्विस भी शामिल है। लेकिन अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें एक ही वक्त में सेल ऑफ गुड और रेंडरिंग ऑफ सर्विस हो रही हो, यानी अगला बंदा आपको चीजें भी बेच रहा है सर्विसेज भी दे रहा है, तो क्या करेंगे? तो ऐसा करें, मैंने दूसरी क्लास के लिए लिखा था, आप भी लिख लें, सबसेक्शन 3 में आके ये वाला एडवांस फिर कौन सा है जिसमें सिर्फ सेल ऑफ गुड्स हो रही है, सिर्फ रेंडरिंग ऑफ सर्विस हो रही है, या सेल ऑफ गुड और रेंडरिंग ऑफ सर्विस दोनों हो रही हैं?
क्लियर? अच्छा जी, now let us put a scenario. अच्छा, वैसे असूल क्या बने कि अगर आप किसी फर्नीचर की दुकान पे जाएंगे और दुकानदार को पैसे दे देंगे तो क्या पैसे उसकी अदर सोर्स में ऐड होंगे या खैर है? खैर है, उसके अदर सोर्स में ऐड नहीं होंगे क्योंकि आप पैसे किस मद में दे रहे हैं? सेल ऑफ गुड्स की मद में। प्रिंसिपल साहब एक फर्नीचर की दुकान पे गए और फर्नीचर की दुकान पे जाके प्रिंसिपल साहब ने कहा, मोहतरम मुझे फर्नीचर चाहिए, हम कॉलेज में कैंटीन बनाने लगे हैं, उसके लिए जरा जबरदस्त किस्म का लश पश किस्म का फर्नीचर चाहिए। तो दुकानदार ने कहा, मोहतरम फर्नीचर तो आपको मिल जाएगा लेकिन इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे एडवांस। प्रिंसिपल साहब ने कहा, कोई मसला नहीं, बताओ कितना एडवांस? दुकानदार ने कहा, भाईजान 2 लाख रुपए आप मुझे एडवांस दे दें। प्रिंसिपल साहब ने जेब में हाथ डाला और जेब में हाथ डालकर 2 लाख के नोट निकाले और कहा, मोहतरम ये लो। तो कितने पैसे दे दिए प्रिंसिपल साहब ने? जेब से निकाल के कितने? 2 लाख रुपए। अच्छा, नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, अब जब प्रिंसिपल साहब जाके गाड़ी में बैठे तो वो दुकानदार भागा आया और शीशे के ऊपर नॉक किया और कहा, सर एक बात करनी थी आपसे। आप शरीफ बंदे महसूस हो रहे हैं, एक असल में मसला था, वो बेटी की ना शादी है मेरी ये अगले हफ्ते। प्रिंसिपल साहब ने कहा, हाँ ठीक है बता दो, मैं आ जाऊंगा, अटेंड कर लूंगा। नहीं सर इसलिए नहीं, मैं कुछ और चक्कर था, मुझे कुछ उधार चाहिए। मुझे क्या चाहिए? लोन चाहिए। प्रिंसिपल साहब ने, कोई मसला नहीं, तो भाई अपना जिगर है यार, तेरे लिए 50,000 रुपए उधार। दूसरी जेब में हाथ डाला और कितना उधार दे दिया? 50,000 रुपए। कितना उधार दे दिया बोले? 50,000 रुपए और उधार दे दिया। और प्रिंसिपल साहब इशारे पे चले गए, इशारे से यू टर्न लेके वापस आए। प्रिंसिपल साहब ने कहा, कुछ मेरी तरफ से भी हो जाए। तो प्रिंसिपल साहब ने सोचा कि भाईजान मैं इसको कोई गिफ्ट दे दूं, तो ऊपर वाली जेब में हाथ डाला प्रिंसिपल साहब ने और कहा, मोहतरम ये ले 20,000 रुपए, ये ले 20,000 रुपए, ये 20,000 रुपए जो है वो तुझे मेरी तरफ से तोहफा है, रख ले। बता दीजिए अदर सोर्स में कितना जाएगा? ये एनटीएन और नॉट एनटीएन सवाल ही इरेलीवेंट है क्योंकि कैश में तो कोई भी नहीं दे सकता। एनटीएन वाला या नॉट एनटीएन वाला का तो चक्कर ही कोई नहीं। यहाँ पे 2 लाख जाएगा, 2,50,000 जाएगा या 2,70,000 जाएगा या 70,000 जाएगा या 50,000 जाएगा या 2,20,000 जाएगा? 70,000। एक्सेलेंट, 70,000 जाएगा उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, क्योंकि 2 लाख रुपया जो हमने उसको दिया है वो हमने एडवांस दिया है फॉर सिर्फ सेल ऑफ फर्नीचर। 2 लाख किस लिए दिया है? फॉर सिर्फ सेल ऑफ। तो अगर सिर्फ सेल ऑफ फर्नीचर के लिए एडवांस दिया तो सेक्शन 39(3) नहीं लगता, तो 2 लाख रुपए हम उसे कैश में दे सकते थे। अगला हमने 50,000 किस मद में दिया है? लोन के मद में दिया। तो लोन तो कैश में देना जुर्मे अजीम है। और तीसरा हमने क्या काम किया है? उनको गिफ्ट कैश में दिया है, गिफ्ट भी कैश में देना जुर्मे अजीम है। तो 2 अजीम इकट्ठे हो गए, तो 50,000 जमा 20,000 कितना इनकम में जाएगा? 70,000। 2 लाख इनकम में नहीं जाएगा क्योंकि आज पढ़ा है सेक्शन 39 का 3 नहीं लगता। तो पता नहीं क्या सोच के जवाब देते हैं लोग 50,000 वाले, अल्लाह इनसे पूछे। ओके सब्र करो। हाँ बोलो। वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड नहीं होगा। वैसे बिजनेसमैन जो एडवांस लेते हैं इन द एंड वो चीजें सेल करता है। ये बिजनेस के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ओके, शुड आई मूव नेक्स्ट गाइस? ओके गाइस, आई विल रिमेंबर योर दिस एहसान दैट यू हैव अलाउड मी टू मूव। जी ओके अच्छा जी, एक साहब हैं, उन्होंने डिपॉजिट किए हैं पैसे बैंक में 300 लाख रुपए। यह हुकूमत के खजाने में जमा करवाए हैं। कितने पैसे? 300 लाख रुपए। तो डिपॉजिट किए उसने 300 लाख रुपए के साल 2010 के शुरू में। 2011 में भी उसको इंटरेस्ट नहीं मिला, 10 में भी नहीं मिला, 12 में भी नहीं मिला, 13 में उसे इकट्ठा इंटरेस्ट मिल गया 80 लाख। कितना? 80 लाख। ये चौथे साल का इंटरेस्ट है या 4 सालों का इकट्ठा मिला है? 4 सालों का इकट्ठा मिला। इन कैश कितने पैसे कराएगा? जमा कितने करवाए थे? 300 लाख।
इन कैश कितने करवाएगा? 380 लाख इन कैश करवाएगा। ये जो 380 लाख इन कैश करवाएगा, इसमें जो 300 होगा वो क्या होगा? बोले 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 बोले, वो इसका अपनी प्रिंसिपल अमाउंट इसको वापस मिल रही होगी। और जो 80 लाख इन कैश करवाएगा भाईजान, ये 3 लाख तो उसके अपने पैसे उसको वापस मिल रहे होंगे, और ये 80 लाख क्या होंगे? बोले, ये 80 लाख इंटरेस्ट मिल रहा होगा। क्लियर? तो बता दें जमा कितने करवाए थे? 300, वापस कितने मिले? 380। चलें जी नोट कर लें। अभी इसके ऊपर क्या बात करनी है वो मैं आपसे करूंगा, अकेले में आपसे। अभी इसको NOTE कर लें। ये हमारा पॉइंट 4 है। अगला पंखा चला लो जी। भाईजान कोई छुट्टी तो नहीं करा? इधर 2 दिन की है। हाथ इधर करो। क्यों की है हाथ? कोई छुट्टी तो नहीं करा इधर? कोई और छुट्टी 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 तो नहीं करा? इधर से नजर कैसे आता है? अच्छा, नाम क्या है? जैन। अच्छा ठीक है। याद कराना। Okay, I hope you and your साथ वाला has noted it down. May his speed increase like anything. Okay, अब आप मुझे बता दें ये 80 लाख आखिरी साल का है या आखिरी साल में मिला? अगर इसको साथ साथ मिलता, अगर इसको साथ साथ मिलता तो कितना कितना मिलता? 20 लाख 20 लाख 20 लाख और 20 लाख। पहले साल कितना मिलता? 20, दूसरे साल 20, तीसरे साल 20 और 13 में भी 20। तो अगर इसको साथ साथ मिलता तो 10 में कितना मिलता? 20, 11 में, 12 में 20, 13 में 20। अब बेचारा परेशान है कि मोहतरम मैं टैक्स कैसे दूं? ये मैंने आपको हाईलाइट करके दे दिए हैं हजरात ग्रीन के अंदर कि मैं, ये बंदा परेशान है कि टैक्स कैसे दूं। एक ऑप्शन ये है कि 80 लाख को 13 में गिरा दें। 80 लाख को कहां गिरा दें? 13 में गिरा दें। दूसरी ऑप्शन ये है कि 20-20 लाख को हर साल गिरा दें। आपको पता है इनकम को अगर डिवाइड करके डाला जाए तो टैक्स पे जरा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि सीरियल नंबर कम हो जाता है। ये काम हमने 3-4 दफा किया हुआ है। एक दफा ऑथर में किया था, एक दफा नॉन एडजस्टेबल अमाउंट में किया था, एक दफा कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग द पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी में किया था, एक दफा जो है वो आज हम ये काम करने लगे हैं। तो ये काम आज हम चौथी दफा करने लगे हैं। IB इनकम को गिराने लगे हैं। कितने सालों में? 4 सालों में। इस 4 का कोई लॉ में रूल नहीं है, ये डिपेंड करेगा आपने पैसे रखवाए कब थे, निकाले कब है। तो उन दोनों के अरसे के दरमियान जितने साल होंगे उन 4 सालों में आप इसको इनकम में उठा के डाल देंगे। पहले देखते हैं कि 80 लाख पे कौन सा सीरियल लग रहा है और 20 लाख पे कौन सा सीरियल लग रहा है। चैप्टर 4 अल्लाह भला करे साथ वाले की किताब में मौजूद है। उठ जाएं भाई ऑनलाइन वाले, आराम से बैठ के क्लासें लें। ये तकिए रखे हैं ना 2-2 3-3 की टेक लगा के क्लासें ले रहे हैं, तो जरा उठें, हिम्मत करें, बैठें बैठें आप। अच्छा जी, ये कौन सा सीरियल नंबर है भाईजान? पेज नंबर 34। 80 लाख। यार 80 लाख जो है ना उसको ऐसे लिखते हैं 8 मिलियन। अब आप कह रहे होंगे कैसे? तो पंजाबी बंदा अगर बैठा होगा वो कहेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये 80 लाख पूरा हो गया। तो इसलिए पेपर में आपको 8 मिलियन लिखा हुआ नजर आएगा। पेपर में 8 मिलियन लिखा हुआ नजर आएगा। इसलिए 80 लाख अगर समझ आपको नहीं आ रहा तो कोई रिलैक्स हो जाए, कोई मसला नहीं। पेपर में 8 मिलियन लिखा हुआ नजर आएगा। तो आपको कितना मिला जी? 80 लाख या 8 मिलियन? 8 मिलियन कौन से सीरियल में गिर रहा है? 8 में। तो टैक्स रेट 6 मिलियन से ज्यादा है ना, तो टैक्स रेट कितना है? 35%। अब 8 मिलियन पे जब 35% लगना था तो मोहतरम रशीद का ये हाल हो गया। एंड अथरू आर वर्किंग लाइक एनीथिंग। हम कह भी रहे हैं उठो, लेकिन रशीद जो है वो कह रहा है कि मुझे तड़पने दो, मुझे तड़पने दो, लेट मी तड़प। रशीद की बॉडी उधर ही है, वैसे तड़प रहा है। अच्छा जी, कहते थोड़ा सा मुझे इधर होने दो। हाँ, अब बोलो अब मैं क्या करूं, इसके पास क्या रिलैक्सेशन अवेलेबल है? तो हम इसे कहेंगे भाईजान हिम्मत कर, हिम्मत कर, हिम्मत कर, हिम्मत कर, हिम्मत कर। तुझे एक ऑप्शन अवेलेबल है कि तू 88 मिलियन को गिरा के 4 टुकड़े कर दे 2 मिलियन के। तो 2 मिलियन गाइस गिरेगा सीरियल नंबर 4 में। जब 2 मिलियन गिरेगा सीरियल नंबर 4 में तो साथ वाला आएगा, रेट लगाएगा 15%। तो 2 मिलियन पे कितने % टैक्स लगेगा? 15%। जब 15% रेट लगेगा, 35 की बजाय 15%, तो भाई के खुशी में आंसू निकल आएंगे।
तो भाई के खुशी में आंसर निकल आएंगे, भाई कहेगा यार मजे हो गए, खीर हो गया। तो आप बता दें क्या पसंद करेंगे आप, 35% पसंद करेंगे, 15% पसंद करेंगे? 15%, 35%, 15%। तो क्या ऑप्शन बेहतर है कि 80 लाख को चौथे साल में इनकम में डालें या 20 लाख को तोड़ 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 के 4 सालों में इनकम में डालें? 4 साल में इनकम में डालें। डन, गॉट इट, ओके। हर गाय वापस आए। तो ये वाली ऑप्शन भी लिख लें, ये मैंने ग्रीन से हाईलाइट की हुई है, ये तो स्काई ब्लू में है ना। ग्रीन वाली ऑप्शन को ग्रीन सिग्नल दिया है मैंने, साथ वाले के पास ग्रीन हाईलाइटर भी आज लकीली, ग्रीन वाली ऑप्शन को मैंने ग्रीन सिग्नल दिया है। येलो भी चल जाएगा ग्रीन के तौर पे। तो किस ऑप्शन को ग्रीन सिग्नल दिया हमने? और भाईजान रेड सिग्नल किसको दे दिए हैं? 80 लाख को। वह भी हो गया। क्या पसंद करेंगे, इकट्ठे या आहिस्ता 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 आहिस्ता? आहिस्ता 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 4 सालों में इनकम में डालेंगे। अच्छा, अब अगला सवाल मेरा ये आपसे कि आप 80 लाख के ऊपर फॉरेन टैक्स देंगे या 20 लाख के ऊपर टैक्स देंगे? 20 लाख पे, लेकिन सारे 4 सालों का टैक्स तो आज ही देंगे। 4 सालों का टैक्स आज ही इकट्ठा ही देंगे। किस साल? 2013 में। लेकिन 20 लाख की कैलकुलेशन भी हुकूमत को जमा करवाएंगे, 2010 की, 11 की भी, 12 की भी, 13 की भी। तो हुकूमत को आप एक सफा नहीं जमा कराएंगे कि मैंने 13 में 80 लाख कमाया। हुकूमत को आप 4 पेजेस जमा कराएंगे, कराएंगे सारे 2013 में ही जमा सफे। 13 में खड़े होकर हुकूमत को कहेंगे मैंने 10 में 20 लाख कमाया था, मैंने 11 में 20 लाख, मैंने 12 में 20 लाख, मैंने 13 में 20 लाख, और ये टोटल 80 लाख मेरा बने। लेकिन 20-20 लाख में मैं कितने कितने % टैक्स लगा के टैक्स दूंगा? 15%। पढ़ लें जी अंग्रेजी। वेयर एनी इंटरेस्ट इज पेड टू अ पर्सन इन एरियर। एरियर का क्या मतलब है? अलग अलग मिला या इकट्ठा मिला? यार एरियर होता है बकाया जात। कभी बिल पे आपने लिखा हो एरियर लग के आ गए हैं, तो मतलब ये होता है कि बिल पे ना पिछले 1-2 महीनों का कोई बिल की शॉर्टेज भी लग के आ गई है। तो एरियर होता है बकाया जात, यानी सारे बकाया पैसे आपको इकट्ठे देने पड़े। तो वेयर एनी इंटरेस्ट इज पेड टू अ पर्सन इन एरियर। कितना इंटरेस्ट मिले एरियर में? बकाया, सारे बकाया इंटरेस्ट करते 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 कितने कमुलेट हो गए? 80। वेयर 80 इज पेड टू अ पर्सन इन एरियर्स। इस वक्त जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़े। वेयर 80 इज पेड टू अ पर्सन इन एरियर्स, जहां 80 बंदे पे लगेगा एरियर में। और बेचारे के साथ हुआ क्या? एज अ रिजल्ट द पर्सन इज चार्ज एट हाई रेट। द पर्सन इज चार्ज एट, पहुंची हुई सरकार, द पर्सन इज चार्ज एट 35%। हाई रेट कितना था अभी? 35%। देन का मतलब होता है वर्सेस, यानी बिल मुकाबल। देन वॉज एप्लीकेबल, जो लगता, जो अगर इंटरेस्ट दे दिया जाता उस बंदे को उस साल जिससे वो रिलेट करता है। रिलेट किन किन सालों से करता है? इन 4 सालों से रिलेट करता है। लेकिन मिला किस साल? 13 में। रिलेट किसके साल से कर रहे हैं? 10, 11, 12, 13 से। अभी तक ये क्या बात हुई है कि बंदे के साथ क्या हुआ है, अब उसको बताना है हम इसे रिलैक्सेशन क्या देंगे। रिलैक्सेशन देनी है, सजा देनी है? पहले क्या बताया हमने? बेचारे के साथ जाती क्या हुई है, अब हमने क्या देनी है इसे? रिलैक्सेशन। द बंदा में चूज द इंटरेस्ट टू बी टैक्स्ड एट द रेट दैट वाज लगता इफ द 80 वाज दे दिया जाता टू द बंदा उन सालों में जिनसे वो रिलेट कर रहा है। रिलेट किन सालों से कर रहा है? 2013, 12, 11 और 10 से। तो आपके पास रिलैक्सेशन अवेलेबल है कि उन सालों में इसको इनकम में डालें जिन सालों से ये रिलेट कर रहा है। अब ये स्काइप जो जितना हाईलाइट किया हुआ है वो पढ़ लें, कोई सवाल है तो पूछ लें। हर साल की टैक्स रिटर्न जब जमा हो रही होगी ना, तो 2010 में इसने जीरो इनकम बताई होगी, क्योंकि अभी इसे मिले नहीं, पता भी नहीं इसको कितने मिलने हैं। 11 में भी जीरो इनकम बताई होगी, 12 में भी जीरो इनकम बताई होगी। अब 13 में इकट्ठे होकर कहेगा, 13 में कहेगा कि मैंने 10 में भी 20 कमाया था, 11 में भी 20 कमाया था, 12 में भी 20 कमाया था, 13 में भी 20 कमाया। एक तरह का समझ लो पिछले सालों की टैक्स कैलकुलेशन रिवाइज करके आप जमा करवाएगा 2013 में। जी एनी क्वेश्चन तो पूछें, फिर मुझे पता चलेगा आपको समझ। चले, इलेक्ट का मतलब होता है चूज कर ले। ऑप्शन 1 बेहतर है, ऑप्शन 2? स्काई ब्लू वाली ऑप्शन बेहतर है या ग्रीन वाली ऑप्शन बेहतर है? ग्रीन वाली ऑप्शन बेहतर है ना? क्लियर? पढ़ लें, 1-2 दफा कोई सवाल है तो पूछ लें।
पढ़ें। वेयर एनी इंटरेस्ट ऑन, अच्छा ठहर जाए मुझे पढ़ने दें। वेयर एनी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, ये हुकूमत के सर्टिफिकेट्स होते हैं, हुकूमत को आप पैसा अपना जमा करवाते हैं। वेयर एनी इंटरेस्ट इज पेड टू अ पर्सन इन एरियर, एरियर का मतलब है इकट्ठा मिला, इकट्ठा मिला, जहां आपको इंटरेस्ट इकट्ठा मिले और मिलने की वजह से आपके साथ क्या हैंड हो गया, एंड एज अ रिजल्ट द बंदा इज चार्ज एट हाई रेट ऑफ टैक्स वर्सेस बिल मुकाबिल वो रेट जो लगता अगर इंटरेस्ट दे दिया जाता उस बंदे को उसी साल जिस साल से वो इंटरेस्ट क्या करता है, रिलेट करता है, अगर उसी साल दे दिया जाता उसके बिल मुकाबिल अब हाई रेट लग गया। अब रिलैक्सेशन क्या अवेलेबल है, द बंदा में चूज द इंटरेस्ट टू बी टैक्स्ड एट द रेट, जो लगना था अगर इंटरेस्ट दे दिया जाता उस साल जिस साल से वो क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। एक दफा दोबारा जरा पढ़ ले। माइक चाहिए भाई, माइक पहली रो में, जल्दी आखिरी रो से उठें। जी जल्दी बोलें। इन्वेस्टमेंट सर अगर खाने की होती उधर इसमें बैंक में, जी जी जी, फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की तरह इन्वेस्टमेंट होती तो सर फिर क्या करते हैं? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अलावा अगर और कोई आपने इन्वेस्टमेंट की होती तो उसके लिए अगले सफ़े पे सेक्शन 7B है, वो मैंने आज पढ़ाना है, उसके लिए अगले सफ़े पे सेक्शन करके इनकम में डाल सकते, डिडक्ट कल उसने बोलो, वो असल में कर्ज कर सकते हैं आप ऐसे, लेकिन बेहतर है लोग आने का वेट करते हैं, साथ साथ टैक्स नहीं देते, ये भी तो बचत हो जाती है ना। अच्छा जी, अच्छा भाई अब एक चीज बता दें, ये जो आपने ऑप्ट करना है, जाग रहे हैं सारे, ये जो आपने ऑप्ट करना है, ये ऑप्ट आपने कैसे करना है, ये ऑप्ट आपने कमिश्नर को बता के करना है, बाय नोटिस इन राइटिंग टू कमिश्नर को आप नोटिस देंगे राइटिंग में कि भाईजान कमिश्नर मेरे साथ जो है बड़ा जुल्म हुआ है, 80 लाख के ऊपर 35% रेट लग रहा है, मैं चाहता हूं 20 लाख के ऊपर 15% टैक्स दूं, खुदा के लिए कमिश्नर कुछ कर दो, तो कमिश्नर को आप नोटिस देंगे राइटिंग में। अच्छा, नोटिस और एप्लीकेशन में क्या फर्क होता है? पुराना जमाना आता था अम्मी अबू कहते थे बेटा पूछ के जाना, आजकल जमाने अम्मी अबू कहते हैं बेटा बता के ही चले जाया करो। अच्छा, तो यही फर्क है एप्लीकेशन और नोटिस में। एप्लीकेशन ये होती है कि आप कमिश्नर से पूछेंगे भाईजान ऐसा कर सकता हूं या नहीं, ये होती है एप्लीकेशन। नोटिस क्या होता है? आप कमिश्नर को बताएंगे भाईजान मैं ऐसा कर रहा हूं और फिर कमिश्नर को रोकने का हक हासिल नहीं है। तो नोटिस मजे की चीज है या एप्लीकेशन मजे की चीज है? एप्लीकेशन में आगे रिजेक्शन भी हो सकती है। जैसे नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर में जाते थे तो हम क्या देते थे? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या लिखा होता था कि आप हमें इजाजत दे दो, हो सकता है इजाजत मिल जाती थी, हो सकता है इजाजत नहीं मिलती थी। लेकिन नोटिस के केस में क्या होगा? आप इजाजत मांगेंगे या बताएंगे? क्या बताएंगे आप कि मेरा दिल चाह रहा है मैं इनकम को कितने सालों में गिरा दूं? 4 सालों में गिरा दूं। नोटिस देना जरूरी है या आपको अप्लाई करना जरूरी है? मोबाइल पकड़ा हुआ तूने जालिम, क्या कर रहा है यार? नोटिस देना जरूरी है या अप्लाई करना जरूरी है? नोटिस देना। क्लियर? ओके। अच्छा जी, ये चीज जो है वो काट दें। क्वेश्चन है आप लोग? ये चीज काट दें डब्बे में, डब्बे में केक, आपके साथ वाला लाखों में एक। अच्छा जी, एक जनरल बात है आपसे मैं शेयर करने लगा हूं, अगर आप आई गए आज। एक साहब का टैक्स ईयर है, 1 जुलाई 21 को शुरू हो रहा है और 30 जून 22 को खत्म हो रहा है। ये टैक्स ईयर कौन सा है? 2022। मुझे बताएं ये बंदा किस दिन हुकूमत को बता दे मैंने कितना कमाया इस साल? 30 जून 22 को कितने बजे बता दे हुकूमत को कि मैंने इस साल में कितना कमाया? शाम 5 बजे। शाम 5 बजे अगर हुकूमत को बताने जाएगा तो हुकूमत कहेगा इसका मतलब है दुकान बंद करके आए हो, 24/7 तो तुम्हारी दुकान के बाहर लिखा हुआ है। तो अगर 30 जून 22 की शाम 5 बजे हुकूमत को बताने जाएगा FBR के दफ्तर के मैंने इस साल इतना कमाया, तो FBR वाले कहेंगे अभी 5 बजे हैं भाईजान, अभी रात 12 बजे तक तुमने दुकान खोली हुई है और भी कमाओगे तुम। तो बताएं क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि 30 जून 22 को हमने जितना कमाया वो 30 जून 22 को ही हुकूमत को बता दें? क्या ये पॉसिबल है कि हम हुकूमत को बता सकें कि हमने
क्या ये पॉसिबल है कि हम इस दिन हुकूमत को बता सकें कि हमने इस साल कितना कमाया? क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है 30 जून 22 को एकदम ये बताना कि मैंने पूरे साल में कितना कमाया। क्लियर? इसका हल एक एफबीआर ने पेश किया हुआ है। एफबीआर वाले आपको कहते हैं भाईजान जुलाई में आ जाओ, जुलाई में आ जाओ हमें बताने के लिए, जुलाई में आ जाओ, नहीं हो सका तो अगस्त में आ जाओ, और नहीं आ सके तो सितंबर में आ जाओ बस, लेकिन सितंबर के बाद नहीं आ सकते। तो याद रखिएगा एफबीआर वाले कंजूस नहीं है। एफबीआर वालों ने कितने महीने दिए हैं? 3 महीने। एफबीआर वाले कहते हैं 3 महीने में आके हमें बता दो कि हमने कितना कमाया है। ये जो 3 महीने है ना, इसको अंग्रेजी का मुश्किल सा फिक्रा है ड्यू डेट। जैसे बिल पे लगी होती है ना ड्यू डेट, या आईकैप की एग्जामिनेशन फीस जमा कराने की ड्यू डेट होती है, ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द रिटर्न। रिटर्न क्या होती है? रिटर्न कुछ भी नहीं है, रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न कुछ भी नहीं है, ये एक पेज है, और ये पेज न्यूमेरिकल का फॉर्मेट है जो हम क्लास में नहीं बनाते। सैलरी इतनी, मेरी बिजनेस इनकम इतनी, मेरी कैपिटल गेन इनकम इतनी, अदर सोर्स इतनी, प्रॉपर्टी इतनी। तो बता दें ये सफा आपने हुकूमत को कब तक जमा करवाना है? 30 जून 22 के बाद कितने दिनों के अंदर? 3 मंथ्स के अंदर। चलें जी, साथ वाली किताब पे नोट कर लें, फिर आपकी किताब पे जो करना वो मैं बताता हूं। छोटे भाई की 7th क्लास की किताब ढूंढें, जल्दी जल्दी ऑनलाइन वाले नोट कर लें। ओहो यार, इतना ना पढ़ा करें, पढ़ के लुट मचाई हुई आपने। 7-7, 8-8, 9-9 घंटे पढ़े हैं। क्या करने हैं, आइंस्टाइन बनने हैं? दोपहर को 3 से 5 बजे बंदा सो जाए, और रात को 11 से 3 बजे सो जाए, 6 घंटे सो जाए 10 से। दोपहर को 2 से 3 भी घंटा पढ़ने का टाइम, वैसे से मगरिब भी घंटा पढ़ने का टाइम, फिर मगरिब से इशा भी 1.5 घंटा पढ़ने का टाइम, फिर 10:30 तरावी के बाद से लेके 11 बजे तक पढ़ने का टाइम, फिर 3 से जो है वो 3:45 तक भी पढ़ने का टाइम, फिर उसके बाद 4:15 बजे से लेके 7:15 बजे तक भी पढ़ने का टाइम। तो क्या 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 कह रहा है ये, क्या बोला है? टाइम बहुत है, पढ़ पढ़ के बंदा लुट में जा सकता है वैसे। ओके, इधर नींद नहीं पूरी हो रही होती। तो 2022 के साल की टैक्स कैलकुलेशन आपने हुकूमत को कब जमा करवानी है जी? 30 सितंबर 22 को। इस 30 सितंबर 22 को क्या कहते हैं? बोले 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 बोले। ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, जमा करवाने की मुकर्ररा तारीख। रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवाने की मुकर्ररा तारीख। ये पाकिस्तान में जनरल रूल है कि हर पाकिस्तानी शहरी ने जो इनकम कमा रहा है 30 जून 22 तक की इनकम के डाटा हुकूमत को कब तक देगा? 30 सितंबर 22 तक। ओके, गॉट इट? शुड वी मूव? ओके, अब मोहतरम सवाल यह है कि आपने कमिश्नर को कब तक बताना है कि डियर कमिश्नर मेरा दिल चाह रहा है कि मैं टोटे टोटे कर दूं 80 लाख के। ये आपने कमिश्नर को कब बताना है? तो इसके लिए सुन लें, साथ वाले को जगा दें। आपने कमिश्नर को बताना है भाईजान 30 सितंबर 13 तक। 30 जून 13 ईयर एंड है ना माय डियर, 30 जून 13 ईयर एंड है। इसके बाद 3 महीने कब एंड होंगे? 30 सितंबर 13, 30 सितंबर। जी जी, स्पेशल टैक्स ईयर के केस के अंदर जो है वो देखेंगे जब हमने रिटर्न का चैप्टर पढ़ेंगे। 30 सितंबर 13 तक आपने हुकूमत को बताना है। 30 सितंबर 13 तक हुकूमत को आपने बताना है, यानी कि बाय 30 सितंबर 13 टैक्स पेयर विल गिव, बोले बोले यार, नोटिस टू कमिश्नर दैट ही वांट टू ऑप्ट, या that he elects the amount to be taxed in the years to which it relate। ये डायग्राम में कहां नोट करना है जरा मैं आपको बता दूं, जहां आपने जगह नहीं छोड़ी हुई वहां नोट करना है। आपने 30 जून 13 के आगे जगह नहीं छोड़ी हुई थी, वहां नोट करना है ये। तो 30 जून 13 के आगे जुलाई का सितंबर बनाना है, और 30 सितंबर 13 लिखना है, और 30 सितंबर 13 लिख के आपने ये आगे जो है वो अपने खूबसूरत हाथों से नोट करना है, नेक हाथों से, सॉरी। क्या चीज? इलेक्ट का मतलब है चूज करेगा। इलेक्ट द,
So guy, by 30 September 13, taxpayer will give notice to commissioner that he elect the amount to be taxed in the year to which it relate. जी भाईजान इधर आए, इसे खोलें जरा। ये अब इनमें टेक्स्ट ट्रांसफर हो रहा है, जरा देखते जाइएगा। ये मेरे से, अच्छा अब मेरे भाई ये बता कि थोड़ी रखिए इसको, इधर से कर ले। मेरे भाई ये बता, नहीं अब उधर इधर ट्रांसफर होने लग जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। मुझे ये बताओ, उधर देख के मुझे ये बताओ कि कंसिडरेशन फॉर विकेटिंग द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी कितने सालों में इनकम में जाती है? 10 सालों में इनकम में जाती है। और कैसे जाती है जल्दी बताओ? उस साल में अगले 9 सालों में। और जितनी अमाउंट मिलती है वो सारी की सारी 10 से डिवाइड कर देते हैं। जितनी अमाउंट मिलती है वो सारी की सारी 10 से डिवाइड कर देते हैं। बोलो बोलो बोलो, फिर इनफ्लो माइनस आउटफ्लो डिवाइडेड बाय 10। ठीक है। और अदर सोर्स के चैप्टर में कौन कौन सी चीजें आती हैं जल्दी बता दो? डिविडेंड, रॉयल्टी, एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड, इनकम को किराए, लीज, प्लान मशीनरी, और सारे जल्दी बता दो। आपने बता दी, बैठे। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बता दें मोहतरम कि ये हमने कमिश्नर को कब तक बताना है कि हमारा दिल, ये हमने कमिश्नर को कब तक बताना है कि हमारा दिल चाह रहा है कि हम इस इनकम को टैक्स किस पे लगाएं? बोलो बोलो बोलो। ये हमने कमिश्नर को कब तक बताना है कि हमारा दिल चाह रहा है कि हम इस अमाउंट को गिरा के 4 सालों में इनकम में डालें? ये हमने कमिश्नर को कब तक बताना है? 30 सितंबर 13 तक। 22 कहां से आ गया? वो दूसरे सवाल, ये दूसरे सवाल है जी, ये वाला है। ओके अच्छा मोहतरम, अब अंग्रेजी पढ़ ले नॉन मादरी लैंग्वेज में। एन इलेक्शन एज अबव। ऊपर वाली इलेक्शन क्या थी? क्या इलेक्ट किया था? 80 लाख को पूरा इनकम में डाला था या छोटे 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 कर दिया था? 4 दफा पूरा हो गया। ओके, एन इलेक्शन एज अबव शैल बी मेड बाय द मुकर्ररा तारीख फॉर फर्निशिंग द रिटर्न फॉर द ईयर इन विच इट वाज। इट से मुराद यहां क्या है? 80 किस साल मिला? 13 में। 13 का एंड क्या है? 30/13। 30/13 की मुकर्ररा तारीख क्या रिटर्न जमा करवाने की? 30 सितंबर। द कौमी में, कौमी कौन होता है? कमिश्नर कौमी। द कौमी में अलाउ एन एक्सटेंशन। कौमी एक्सटेंशन दे सकते हैं, ये क्या मतलब है? बोले 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 बोले। अगर आप मिन्नत समाजत करें और कमिश्नर के जाके पैर पकड़े और उसके जूते साफ करें, कमिश्नर को खुदा के लिए मेरे थ्रू भाग रहे हैं, यार खुदा के लिए मुझे इजाजत दे दे, मुझे 2 दिन और दे दे, तो कमिश्नर आपको इजाजत दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। तो कमिश्नर आपको 30 सितंबर 13 के बाद भी इजाजत दे सकता है अगर आप उसको कन्विंस कर लें। तो ये चूज करना कि मुकर्ररा, ये चूज करना कि आपने अमाउंट को 4 सालों में गिराना है। इट शैल बी मेड बाय द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न फॉर द ईयर इन विच इट वाज रिसीव्ड। व्हाट इज द ईयर इन विच इट वाज रिसीव्ड? ईयर बताएं इन विच इट वाज रिसीव्ड। 2013। व्हाट इज द ड्यू डेट? 30 सितंबर 13। व्हाट इज द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड? 13। What is the due date of filing return? तो किस तारीख तक आपने कमिश्नर को बता देना है कि मेरा दिल चाह रहा है इस इनकम को मैं ब्रेक करके कितने सालों में डाल दूं? 4 सालों में डाल दूं। क्लियर? ठीक है जी। मोहतरम आप खड़े हो जाएं जी, खड़े हो जाएं। अब तो इधर खड़े हो क्या क्लास में? तो नींद आ रही है आपको? अच्छा, पॉइंट नंबर 5। अब खलो जाओ ना। Okay, guy. Now you got the point. I will speak with you in Punjabi next time. Point 5. जी। सर ये जो मे की ऑप्शन है, मे ऑफ मे है, सर ये इसलिए कि अगर वो देगा कमिश्नर को नोटिस देगा तो फिर ही होगा, अगर वो नहीं देगा तो उस पे वो 80 लाख की कंडीशन लगेगी। जी, अगर कमिश्नर को वो नोटिस नहीं देता तो इस सूरत में वो मारा जाएगा और वो 80 लाख के ऊपर टैक्स देगा। अच्छा अभी पॉइंट 5, दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी इनकम दैट इज चार्जेबल अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम। ये सेक्शन उस इनकम पे नहीं लगेगा जो किसी और हेड में गिर रही है, जाहिर सी बात है। ये सेक्शन उस इनकम पे नहीं लगेगा जो किसी और हेड में गिर रही है, यानी घर के किराए पे चैप्टर लगेगा।
शेयर के बेचने पे ये चैप्टर लगेगा, ज्वेलरी के बेचने पे ये चैप्टर लगेगा, रशीद पेंटिंग के बेचने पे ये चैप्टर लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि वो किसी और हेड में गिर रही हैं। और ये चैप्टर फाइनल टैक्स रिजीम वालियों पे भी नहीं लगेगा। फाइनल टैक्स रिजीम में हमने कौन सी इनकम पढ़ी थी? डिविडेंड इनकम। उस पे भी ये चैप्टर, क्योंकि डिविडेंड के ऊपर कितने परसेंट रेट है? 15% या 15%? 15%। तो डिविडेंड पे अलग रेट है 15%, इसलिए डिविडेंड पे भी ये चैप्टर नहीं लगेगा, क्योंकि वो फाइनल रिजीम है। फाइनल का मतलब है इसका टैक्स रेट अलग है। वो यार ये जो है ना, एक हमने जो सवाल किया था डिविडेंड वाला चैप्टर 4 के अंदर, इसमें मैंने आपको बात की थी, शायद आपको याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है वो ज़रा कि मैंने आपसे ये बात की थी कि ये जो डिविडेंड है ना, डिविडेंड, ये हमने सवाल किया था पेज नंबर 43 पे, साथ वाली किताब में ये सवाल था। पेज नंबर 43 पे हमने ये सवाल किया था, उठ जाए, पेज नंबर 43 पे हमने ये सवाल किया था। उस सवाल में क्या कहा था हमने कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के आगे मैंने डिविडेंड इनकम लिखा है, लेकिन मैंने अदर सोर्स कटवा दिया था। मैंने आपको बताया था डिविडेंड किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं गिरता। दिस इनकम शैल नॉट बी चार्जेबल अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। तो ये किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं गिरता डिविडेंड। आई कैप वैसे ही जरा फॉर्मेलिटी के तौर पे इसको अदर सोर्स में डाल रहे, लेकिन ये अदर सोर्स नॉर्मल रिजीम वाली नहीं है, इसलिए हमने डिविडेंड को डाला था, डाल के निकाल दिया था, क्योंकि निकाल के अलग से इस पे कितने परसेंट रेट लगाया था? 15%। तो अदर सोर्स फॉर्मेलिटी के तौर पे आप भी लिखाया करें, लेकिन वैसे अदर सोर्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इनकम फाइनल है उस पे अदर सोर्स वाले नॉर्मल रेट लगेंगे या फाइनल टैक्स वाले रेट लगेंगे। तो बता दें डिविडेंड इनकम पे ये चैप्टर लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। अगला सवाल बता दें कि किसी और हेड ऑफ इनकम में कोई इनकम गिर गई तो ये सेक्शन लगेगा? नहीं लगेगा। ओके, चलें जी आगे बढ़ें। तो डिविडेंड इनकम पे ये सेक्शन नहीं लगेगा। और बोलें, जो इनकम किसी और हेड में गिरती है उस पर भी ये सेक्शन नहीं लगेगा। अच्छा जी, सेक्शन 40 है। अब सेक्शन 40 की हेडिंग है डिडक्शन। डिडक्शन क्या होते हैं? खर्चे। पाया या खोया? पाया या खोया? खोया। पाया या खोया? पाया या खोया? पाया या खोया? खोया। तो खोए की बात आने लगी है या पाए की बात आने लगी है? खोए की बात होने लगी है। डिडक्शंस इन कंप्यूटिंग इनकम अंडर दैट इनकम फ्रॉम, यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के चैप्टर में कौन कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत है। अच्छा, पेज 246 के एंड पे एक समरी बनी हुई है, ये देखिएगा। अदर सोर्स के चैप्टर को भी साइड पे रखें, बिजनेस का चैप्टर जहन में लाएं कि क्रिश्चियन कॉलेज वाले कहते हैं जी हम बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस में आपको पता है एक होते हैं डे टू डे के खर्चे, मिसाल के तौर पे रिपेयर, सैलरी, और भी लिख सकते हैं आप रेंट, यूटिलिटीज, एक होते हैं डे टू डे के खर्चे। बिजनेस के चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो डे टू डे के खर्चों को कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये मुश्किल सा नाम है इनका, और ये खर्चे माइनस करने की इजाजत होगी किस चैप्टर में? बिजनेस के चैप्टर में। अच्छा, एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये डे टू डे के नहीं होते, जैसे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो बिजनेस के लिए हम फिक्स एसेट परचेज करते हैं। चलिए बिजनेस को साइड पे रखें। आपके घर में भी दो किस्म के खर्चे होते हैं, एक वो खर्चे होते हैं जो आपको एक ही दफा परेशान करते हैं, और एक वो खर्चे होते हैं जो आपको रोजाना परेशान करते हैं। मिसाल के तौर पे एसी लगाना है, अब आप एक ही दफा परेशान होंगे, 4-5 साल में बार बार एसी नहीं लगवाना पड़ेगा, एक ही दफा परेशान होंगे यार एसी लगवाना है, पैसे पूसे इकट्ठे करके एसी लगा लें। लेकिन जो बिजली का बिल है वो डे टू डे का खर्चा होगा, क्योंकि वो अब हर महीने आपको पे करना पड़ेगा। तो खर्चों की नेचर कितने किस्म की होती है? दो किस्म की। एक मोटरसाइकिल खरीदने का खर्चा होता है, एक होता है उसके पेट्रोल का खर्चा। पेट्रोल का खर्चा डे टू डे का खर्चा होता है, मोटरसाइकिल खरीदने का खर्चा ऐसा होता है जो एक दफा कर दिया तो रिलैक्स हो गए। क्लियर होगी ये बात? तो बिजनेसमैन को भी कितने किस्म के खर्चे करने पड़ते हैं? दो किस्म के। एक वो खर्चे जो रोजाना के खर्चे हैं, और एक वो खर्चे जो परचेज ऑफ फिक्स एसेट है। कौन सा खर्चा उसी साल फायदा देता है और कौन सा खर्चा कई साल फायदा देता है? जरा सोच के बताएं। डे टू डे के खर्चे तो जैसे जैसे होते रहेंगे फायदा देते रहेंगे। एम्प्लॉय उस महीने काम करके देगा, हमें फायदा मिल जाएगा। एम्प्लॉय सफाई करके देगा, हमें फायदा मिल जाएगा। डे टू डे के खर्चे तो डेली फायदा देते हैं। लेकिन जो फिक्स्ड एसेट आप परचेज करते हैं, जैसे ये प्रोजेक्टर की स्क्रीन लगी हुई है, जैसे ये व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, जैसे ये फॉल सीलिंग लगी हुई है, जैसे ये एसी लगे हुए हैं, ये डे टू डे के खर्चे हैं या फिक्स्ड एसेट हैं? ये एक दिन फायदा देंगे या 4-5-6 साल फायदा देंगे?
4-5-6 साल फायदा देंगे। इनको फौरन खर्चे में डाल दिया जाता है या इनको आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में डाला जाता है? आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में डालने का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होती है ये जरा सुन लें। मिसाल के तौर पे आपने एसी बाय किया है और एसी जो है वो आपको पड़ा है 1 लाख रुपए का। अब आप कहते हैं 1 लाख रुपए का एसी मैं 5 साल चलाऊंगा। 1 लाख रुपए का एसी कितने साल चलाऊंगा? अब 1 लाख रुपए का एसी आपको 5 साल फायदा देगा, तो 1 लाख को अगर आप 5 से डिवाइड करें तो हर साल कितना फायदा देगा? 20-20 हजार। तो एसी के खर्चे को फौरन खर्चे में डालेंगे या एसी के खर्चे को 5 सालों में डेप्रिशिएट करके खर्चे में डालेंगे? तो इसका मतलब है खर्चे कितने किस्म के हो गए? 2 किस्म के। एक वो जो डे टू डे के खर्चे हैं और एक वो जो कई साल फायदा देते हैं। इनको कौन सा खर्चा कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिजनेस के चैप्टर में डे टू डे के खर्चे माइनस करने की इजाजत होगी और बिजनेस के चैप्टर में कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की क्या माइनस करने की इजाजत होगी? डेप्रिसिएशन। अब किस चैप्टर की तरफ मूव करें? अदर सोर्स। यार अदर सोर्स का चैप्टर कहता है डे टू डे के खर्चे माइनस कर लो, अलाउड। डे टू डे के खर्चे माइनस कर लो, लेकिन अदर सोर्स का चैप्टर कहता है डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत नहीं है। हो डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत। एक दिन आप घर जाके रोए थे जिस दिन हमने पढ़ा था ज्वेलरी वगैरह का लॉस भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। वो भी बड़ा दुख हुआ था आप लोगों को। घर जाके आप रोए थे, तकरीबन आधा घंटा रोते रहते। घर वालों ने चुप रहा, बेटा क्या हो गया? मैं क्या करूं, ज्वेलरी का लॉस नहीं माइनस हो सकता, बस पीछे क्या रह गया अब दुनिया में। तो आज भी घर में जाके आपने इस बात के ऊपर जो है काम करना है। क्या काम करना है आपने? घर वाले कह रहे होंगे अफ्तारी अम्मी डेप्रिसिएशन माइनस ही नहीं हो सकती है सोर्स के चैप्टर में। मैं क्या करूं? लोगों को रिजल्ट का काम है, मुझे ये काम है कि रिजल्ट आ रहा है, मुझे ये काम है कि ये इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। अब मैं इसी बात कर रहा हूं। तो लोगों को रिजल्ट की परेशानी है, मुझे ये परेशानी है कि सोर्स के चैप्टर में क्या माइनस करने की इजाजत नहीं। तो भाईजान कभी कभी लॉ मेकर गुस्सा करता है और गुस्सा करके कहता है कोई खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है। उनमें से एक खर्चा है अदर सोर्स के चैप्टर की डेप्रिसिएशन, वो माइनस करने की इजाजत नहीं। लेकिन इतना गुस्सा दिखाने के बाद अदर सोर्स के चैप्टर ने कहा कि भाईजान एक डेप्रिसिएशन ऐसी है जो मैं माइनस करने दूंगा। अगर आप पॉइंट एफ वाली इनकम कमा रहे हो तो मैं डेप्रिसिएशन माइनस करने दूंगा। मतलब यह है कि ए वाली इनकम कमा रहे हो तो डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करने दूंगा, बी वाली इनकम कमा रहे हो तो डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करने दूंगा, सी वाली इनकम कमा रहे हो तो डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करने दूंगा। अगर कोई फिक्स एसेट आप खरीद लो उनके लिए, सी वाली इनकम कमा रहे हो तो डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करने दूंगा, डी वाली इनकम कमा रहे हो तो डेप्रिसिएशन नहीं माइनस करने दूंगा, ई वाली इनकम कमा रहे हो तो डेप्रिसिएशन नहीं माइनस करने दूंगा। अगर एफ वाली इनकम कमा रहे हो तो दूसरी क्लास में मैंने लिखा था, आप भी लिख लें, तो डेप्रिसिएशन अलाउ होगी फॉर बिल्डिंग एंड प्लांट। पॉइंट एफ वाले इनकम अगर आप कमा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है। कौन सी इनकम कमा रहे हैं? पॉइंट एफ वाली। पॉइंट एफ वाली इनकम कौन सी है जरा याद करें। आप आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर आ गए थे और अपनी बिल्डिंग को प्लांट मशीनी के साथ किराए पे दे आए थे। तो जो किराएदार है वो मिस यूज कर रहा होगा मशीन को, बड़े बुरे तरीके से इस्तेमाल कर रहा होगा प्राइस समझ के, तो आपकी मशीन फिर वैल्यू क्या कर रही होगी? लूज कर रही होगी, डिप्रिशिएट हो रही होगी। तो भाईजान कौन सी इनकम कमाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है? अगर कोई बंदा अपनी बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किस पे दे दे? किराए पे दे दे, तो इसको एक खर्चा माइनस करने की इजाजत है। डेट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। इसको डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है और बाकियों को डेप्रिसिएशन। अदर सोर्स के चैप्टर में डेप्रिसिएशन का कोई तस्वीर ही नहीं है। अदर सोर्स के चैप्टर के लिए चाहे आप एसी खरीदें, चाहे आप जो मर्जी चीज खरीदें, खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है डेप्रिसिएशन का। लेकिन सिर्फ कब डेप्रिसिएशन का खर्चा माइनस करने की इजाजत है अदर सोर्स के चैप्टर में? अगर आप क्या खरीद लें? बिल्डिंग अलॉन्ग विद प्लांट एंड, और इसे किस पे दे दें? किराए पे। तो उस किराए में से क्या माइनस करने की इजाजत है? डेप्रिसिएशन। क्लियर? बस ये सारी बात है। पॉइंट 1 में आ जाए। इन कंप्यूटिंग इनकम अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अ डिडक्शन शैल बी अलाउड। खर्चे माइनस करने की इजाजत है। इस चैप्टर में भी खर्चे माइनस करने की इजाजत है, लेकिन इस चैप्टर में ना 15A की तरह लंबी लिस्ट नहीं दी। इसलिए दी है एनी। एनी का मतलब है सारे खर्चे, डे टू डे के सारे खर्चे। अदर सोर्स के चैप्टर में डे टू डे के सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत है। जो भी आपके खर्चे हो रहे हैं माइनस करने की इजाजत है। पेड बाय पर्सन। शर्त क्या है? इफ द एक्सपेंडिचर इज पेड इन डिराइविंग इनकम। बस ये साबित कर दो कि खर्चा क्यों किया है? इनकम कमाने के लिए किया। ये साबित कर दो खर्चा इनकम कमाने के लिए किया है। तो बता दें डे टू डे के खर्चे माइनस हो सकते हैं। तो ये बात मैंने आपको पढ़ा दी, इसको मैं टिक कर देता हूं। डे टू डे के खर्चे माइनस हो सकते हैं। दूसरी बात पढ़ लेते हैं। हाउएवर नो डिडक्शन विल बी, नो डिडक्शन से मुराद है नो डेप्रिसिएशन डिडक्शन। हाउएवर नो डेप्रिसिएशन डिडक्शन विल बी अलाउड फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ
कैपिटल नेचर, लेकिन कैपिटल नेचर के खर्चों के डेप्रिसिएशन इस चैप्टर में माइनस करने की इजाजत नहीं है। डेप्रिसिएशन का लफ्ज लिख लें। हाउएवर नो डेप्रिसिएशन डिडक्शन विल बी अलाउड फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर। ये वाली बात भी मैंने आपको पढ़ा दी कि कैपिटल नेचर के खर्चों की डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत नहीं है। अब रिलैक्सेशन पढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले कैपिटल नेचर के खर्चे क्या होते हैं? ये तो ना ऐसी एक डेफिनेशन इसने बीच में डाल दी चलते चलते। डेफिनेशन एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर एसी की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इट हैज अ नॉर्मल यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। फ्रिज की क्या खासियत है? इट हैज अ नॉर्मल यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। ये स्क्रीन लगी हुई इसकी क्या खासियत है? इट हैज अ नॉर्मल यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन। वैसे ही कैपिटल नेचर के खर्चों की डेफिनेशन आ गई, छोटा सा यहां लिख लें, मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देते हैं, तो ये कैपिटल नेचर के खर्चों की डेफिनेशन है। ये ऐसे ही बीच में डाल दी उसने। ऑब्वियस सी बात ही हमें पता है, मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देते हैं। ओके, पॉइंट 2 ना हमेशा के लिए काट दें। हमेशा के लिए का मतलब है ये निकाल दें किताब से अपनी, घर में जाके डस्टबिन में डाल दीजिएगा। पॉइंट 2 किताब से निकाल दें हमेशा के लिए। अच्छा भाईजान, अभी तक कौन कौन सा पॉइंट पढ़ लिया है? ये पढ़ लिया डे टू डे के खर्चे माइनस हो सकते हैं। ये पढ़ लिया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वालों की डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हो सकती। अगली बात कौन सी पढ़ने वाली रह गई है? नोट। तो ये बात जरा पढ़ लें। A person receiving income from lease of building together with, यानी कौन सा पॉइंट? F shall be allowed a deduction for depreciation। रोते रोते हमने रुमाल पकड़ के आंसू पूंजे, शुक्र है कुछ थोड़ी बहुत ही तो अदर सोर्स के चैप्टर में डेप्रिसिएशन माइनस करने की गुंजाइश अवेलेबल है। वैसे लॉ मेकर यहां पर बताएं कौन सा जूस निकला है? यहां पर ये लिख क्यों नहीं रहा? लॉ मेकर कुछ नहीं हो, आप लोगों की तो कोई चीज नहीं करी। अच्छा, लॉ मेकर यहां पर कौन सा जूस निकला है? कंजूस। लॉ मेकर यहां पर कौन सा जूस निकला है? कंजूस। कहता है अदर सोर्स के चैप्टर में डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत। अब इसने कंजूस सखी बन गया इस नोट में आके। हाँ, अगर तुम बिल्डिंग को प्लांट मशीनरी के साथ किराए पे दे दो तो डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है गाइस। अ पर्सन रिसीविंग इनकम फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी shall be allowed a deduction for depreciation। उसे डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है। किसकी डेप्रिसिएशन? और किसकी? बिल्डिंग, क्योंकि इसने बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी किराए पे दी है ना, तो इनके डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है। अच्छा यार, प्लांट के ऊपर ना एक और डेप्रिसिएशन भी माइनस होती है, उसका नाम है इनिशियल अलाउंस। लेकिन इनिशियल अलाउंस जो है ना कुछ भी नहीं है, ये आप लिख लें डेप्रिसिएशन की बड़ी बहन है। डेप्रिसिएशन की बड़ी बहन तो वो सलमा है, तो ये रफचंदा है। तो लेकिन डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस में फर्क है। डेप्रिसिएशन इनिशियल अलाउंस जैसी कोई चीज है, लेकिन फर्क हम पढ़ेंगे सेक्शन 22 और 23 में। लेकिन वो किस चैप्टर में होगा? बिजनेस के चैप्टर में होगा। तो सेक्शन 22 और 23 में हम देख लेंगे डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस में क्या फर्क है। इनिशियल अलाउंस बस एक लफ्ज है जो याद कर लें, साथ वाले के कान में कहते हैं जरा याद रह जाता है। इनिशियल अलाउंस डेप्रिसिएशन की सिस्टर है, डेप्रिसिएशन की सिस है। ओके यार, अगर अब भी ये पॉइंट आपको पढ़ाने हैं ना, तो मैं जा रहा हूं। कोई नहीं, बच्चे ऐसे होते हैं, घर में भी होते हैं ऐसे बच्चे, आप लोग इग्नोर करें। हाँ जी, अब भी ये पॉइंट पढ़ाने हैं ना, तो बस ही होगी फिर। पढ़े। एनी खर्चा विच इज अलाउड एज खर्चा अंडर एन अदर हेड विल अगेन नॉट बी अलाउड अंडर। क्या प्रॉपर्टी के चैप्टर की इंश्योरेंस अदर सोर्स के चैप्टर में माइनस हो सकती है? क्या कैपिटल गेन के चैप्टर का कमीशन अदर सोर्स में माइनस हो सकता है? क्या प्रॉपर्टी के चैप्टर के बैड डेट अदर सोर्स में माइनस हो सकते हैं? क्या प्रॉपर्टी के चैप्टर का ग्राउंड रेंट अदर सोर्स में माइनस हो सकता है? क्या प्रॉपर्टी के चैप्टर के अंदर जो है वो लॉयर फीस अदर सोर्स के अंदर माइनस हो सकती है? तो वो खर्चा जो किसी और हेड में माइनस हो गया, वो दोबारा इस हेड में आके माइनस नहीं हो सकता। ये बात तो हम कई दफा पढ़ चुके हैं। और पॉइंट 5 भी भाईजान 2 दफा पहले पढ़ चुके हैं। और कितनी दफा पढ़वानी है आपने? पॉइंट 5 समझ आ गया? असल में ना बिजनेस के चैप्टर में एक लिस्ट दी हुई है। बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की एक लिस्ट दी हुई है, उसमें खर्चा है फाइन। वो खर्चा अगर आप इस चैप्टर में भी कर लें तो माइनस करने की इजाजत नहीं है। द एक्सपेंसेस विच आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये कौन से खर्चे हैं? बुरे खर्चे। द बुरे खर्चे विच आर नॉट अलाउड अंडर द हेड बिजनेस विल ऑल्सो नॉट बी अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इस बात का उर्दू में मतलब लिख लें। बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है। बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है। एग्जाम्पल गिवन फाइन। बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है। एग्जाम्पल गिवन फाइन। उस जैसा खर्चा
उस जैसा खर्चा अदर सोर्स में करें तो यहां भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। उस जैसा खर्चा अदर सोर्स में करें तो यहां भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। अच्छा जी, अब आपने 3-4 मिनट अटेंटिव रहने। सेक्शन 7B का मैं न्यूमेरिकल आपको करवाने लगा हूं, एक आसान सा। पहले ये नोट करें, सेक्शन 7B जो अगले सफ़े पे है उसके साथ इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम ना अजीब सी चीज है। गिरगिट देखे, गिरगिट सुबह कुछ और शक्ल होती है, शाम को कुछ और शक्ल होती है। आप घूरी मारें तो और ही ज्यादा वो गायब हो जाता है। अच्छा, तो इंटरेस्ट इनकम गिरगिट है, कभी फाइनल टैक्स में चली जाती है और कभी एक भी ऐसी इनकम आज तक हमने नहीं पढ़ी जो कभी फाइनल में जाए कभी नॉर्मल में जाए। इंटरेस्ट इनकम आज ऐसी इनकम पढ़ने लगे हैं जो कभी फाइनल में जाती है कभी नॉर्मल में, और ये हमारे सिलेबस की आखिरी फाइनल टैक्स की इनकम है। हमारे सिलेबस की आखिरी फाइनल टैक्स की इनकम है। एक इनकम हमने पढ़ी थी डिविडेंड, आज एक इनकम पढ़ने लगे हैं इंटरेस्ट इनकम। अगर 50 लाख तक इंटरेस्ट कमाया तो कौन सी इनकम बनेगी? फाइनल। अगर 50 लाख से ऊपर कमाया तो अदर सोर्स में जाएगी, और कौन सी रिजीम होगी? नॉर्मल टैक्स रिजीम। क्लियर? ओके, चलें जी, ये सवाल हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नोट करें। एग्जाम्पल 1 नोट कर रहे थे अभी आप? यार जल्दी करो ना यार, ये लो। अच्छा जी, सवाल नोट करें जी। एग्जाम्पल, आंसर फिर मैं बाद में दिखाता हूं आपको। आधा मिनट लगाएं, सवाल नोट करें। एग्जाम्पल 1, सैलरी इनकम कितनी है? 3 मिलियन। इंटरेस्ट इनकम 7 मिलियन। बी क्विक 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 क्वैक क्वैक, जल्दी। सैलरी इनकम 3 मिलियन और इंटरेस्ट इनकम 7 मिलियन। बता दें जी, इंटरेस्ट इनकम 5 मिलियन से ज्यादा है या 5 मिलियन से कम है? 5 मिलियन से ज्यादा है। मुझे बताएं, 5 मिलियन से ज्यादा तो मैं क्या करूं? नॉर्मल टैक्स रिजीम में गिराऊं या फाइनल टैक्स रिजीम में? नॉर्मल टैक्स रिजीम में गिराऊं, तो इसलिए मैं इसको नॉर्मल टैक्स रिजीम में गिराऊंगा। और मेरे ख्याल से सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं। नॉर्मल टैक्स रिजीम में गिराना क्या कमाल है, ये तो आप लोगों ने पहली क्लास में कई सवाल किए थे ऐसे। तो सैलरी कितनी है? सोल्यूशन देखें, सैलरी कितनी है? ये सवाल कराने की जरूरत है, ये समझ आ गया है? आ गया है। सैलरी कितनी है? अदर सोर्स। नॉर्मल तरीके से ट्रीट करूं या अजीब तरीके से? तो नॉर्मल तरीके से ट्रीट करने में मैंने क्या कराना है आपको? फिर सैलरी होगी, अदर सोर्स होगी, तो टैक्सेबल इनकम आ गई 10 मिलियन। और 10 मिलियन का जरा लें 75%। 10 मिलियन का लें 75%। वो याद है वो बात? 10 मिलियन का 75% लें, कितना आया? 7.5 मिलियन। सैलरी उससे क्या है? कम है, तो टेबल 1। तो टेबल 1 आप जाके आप देखेंगे, ये वाला नोट कर लेंगे, बस ये नोट कर लें, बस टेबल 1 घर जाके देख लीजिएगा। तो सोल्यूशन मैंने भाईजान इस सवाल का आपके सामने कर दिया, नोट कर लें। डू नॉट टेक मोर देन 30 सेकंड। ये क्या सोल्यूशन है? सादा सा सवाल है। एक बार 9 सवाल आपको होमवर्क में दिए थे, छोटे छोटे 9 सवाल, वो उस तरह का सवाल है। तो अदर सोर्स अगर 5 मिलियन से ज्यादा है तो आसान काम है या अजीब सा काम है? आसान काम है। 5 मिलियन से ज्यादा है तो आसान काम है। क्या करें? कुछ भी डिफरेंस ना करें, सैलरी में अदर सोर्स डालें, टैक्सेबल इनकम निकालें, जाके टैक्स निकाल लें। टेबल 1 क्यों लगाया मुझे ये बताएं? टैक्सेबल इनकम का 75% लिया और 75% लेके किससे कंपेयर किया? तो सैलरी क्या हो गई है? कम है, तो सैलरी कम तो टेबल, तो सैलरी कम तो अबू टेबल 1, तो सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी कम तो टेबल 1, सैलरी कम। ठीक है जी, ओके। अब अगला सवाल। अगले सवाल में मुझे बताएं, मैं इंटरेस्ट इनकम कम लूंगा ज्यादा लूंगा? किससे कम लूं? 5 मिलियन से कम लूं। तो 2 लाइनों का हमारा सवाल है अगला भी। तो एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2, इनकम फ्रॉम सैलरी बोलें, इंटरेस्ट इनकम 4 मिलियन। यार अब क्या करना है इंटरेस्ट इनकम को? नॉर्मल तरीके से लें या फाइनल टैक्स रिजीम? लकीली इसका रेट भी डिविडेंड की तरह 15% ही है। इत्तेफाक है महज कि इसका रेट भी कितने परसेंट है? डिविडेंड का भी फाइनल टैक्स का कितने परसेंट था? 15%। शुरू करूं जी इसका सोल्यूशन? 2 लाइनों का सवाल है, 2 मिनट में हो जाना चाहिए। सोल्यूशन शुरू करूं आपके सामने। ये मैं सोल्यूशन व्हाइट बोर्ड पे क्यों करवाने लगा हूं? क्योंकि इसको फाइनल रिजीम में जाना है या नॉर्मल तरीके से ट्रीट करना है? फाइनल रिजीम में डालना है। तो कैसे शुरू करें जी? इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी जी? 3 मिलियन।
डन। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वैसे तो ये फाइनल रिजीम है ना, फाइनल टैक्स रिजीम। कौन सी इनकम? इंटरेस्ट इनकम। कितनी? 4 मिलियन। बस इधर देखते रहे देखते रहे देखते रहे, सिर्फ टोटल कितना हो गया? 7 मिलियन के ऊपर चैप्टर 4 में जाके रेट लगा दूं, या इंटरेस्ट इनकम पे मैंने 15% रेट लगाने हैं? कोई तरीका बताएं, कोई तरीका बताएं। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, ट्राई करें कुछ। 7 मिलियन में से क्या निकाल दूं? 4 मिलियन। ये तो मेरी टोटल इनकम थी, अब मैं टोटल इनकम की तरफ मूव करूं, इसमें से क्या बाहर निकाल दूं? फाइनल टैक्स रिजीम। अभी अभी बाद में नोट करना है, बाद में नोट करना है। इंटरेस्ट इनकम कितनी? 4 मिलियन। इसको डाल के इसलिए निकाला है कि इस पे सेपरेट रेट लगना है, नॉर्मल रेट नहीं लगना। तो यार इस तरह का सवाल तो चैप्टर 4 में किया था 100%। अब क्या आप देख रहे हैं इसको? देखें इधर, ये देखें, अभी मैंने अभी भी दिखाया था सवाल, ये देखें, चैप्टर 4 में किया नहीं था ये सवाल? उधर डिविडेंड का 12 लाख, 3 लाख, 15 लाख, फिर 3 लाख माइनस कर दिया था, तो सवाल तो किया हुआ इस तरह का क्लास में। चलें जी, ये हमारा सवाल चल रहा है, सवाल ही है छोटी सी, इसका सोल्यूशन है थोड़ा सा लंबा सा। तो 7 मिलियन से 4 मिलियन माइनस किया, क्या जवाब आया? 3 मिलियन। तो इसी को देख के जो है वो पंजाबी ने कहा था आ जाके खोती बोर्ड, सॉरी, यानी कि 3 मिलियन पे हम वापस आ गए हैं, 3 मिलियन पे वापस आ गए हैं। ये टोटल इनकम है, टोटल इनकम है, टोटल इनकम, लेकिन ज़कात वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो यही कौन सी इनकम है? डन। अब रेट 2 दफा लगाना है, एक दफा किस पे लगाना है और एक दफा 4 मिलियन। कैलकुलेटर पकड़ें जरा। 3 मिलियन का 75% लें, 3 मिलियन का 75% लें, 22 लाख। सैलरी इससे क्या है? हाँ ज्यादा है यार, दीवाने ना, और ज्यादा इससे सैलरी। असल में आप 4 मिलियन को तो निकाल ही दिया ना, टैक्सेबल इनकम का 75% लेना होता है ना, याद आ रहे हैं? इसका 75% लें, क्या आया था? 22 लाख। सैलरी इससे क्या है? सैलरी ज्यादा तो टेबल, सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी ज्यादा तो टेबल 2। ये कोई मिसरा बनता नहीं है, कम के साथ ज्यादा मजा आता है, तो सैलरी ज्यादा है तो टेबल 2। डन हो गया। तो टेबल 2 यार लगवा दें जरा, अब जाके नहीं लगवा दें, मैं खोल नहीं रहा टेबल 2। जाएं जरा टेबल 2 लगवा दें, जाएं खोलें। पेज नंबर कौन सा किताब का? 35 195 प्लस 0.5% ऑफ जवाब 2825। अच्छा जी, ये टैक्स काफी है या फाइनल वाला भी ऐड करूं? ये टैक्स काफी है या फाइनल वाला भी ऐड करूं? ये टैक्स कौन सा है, नॉर्मल वाला है या फाइनल वाला है? नॉर्मल वाला है। अब कौन सा टैक्स ऐड करूं? फाइनल वाला। 4 मिलियन मुझे क्यों निकाला? तुझे इसलिए निकाला कि तुझे इधर लाके पुट लगानी थी 4 मिलियन। इस पे कितने परसेंट? 15%। किसी टेबल में जाके देखे, या अभी मैंने डायग्राम बना के दिखाया था? डायग्राम बना के दिखाया था। तो डिविडेंड पे भी 15% है, रेट इंटरेस्ट इनकम पे भी 15%। कितना आ गया? 6 लाख। इसको टोटल कर लीजिएगा। एक छोटी सी चीज इसमें और मैं बताऊंगा कल, फिलहाल इट्स ओवर। तो 2 दफा टैक्स क्यों निकाला है? एक नॉर्मल रेजीम पे और एक फाइनल रेजीम पे। इधर ही रखो कैमरा। हाँ हाँ, वो एक बात मैंने बताई थी, इसे माइनस भी करना होता है, वो मैं कल करूंगा, फिर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये लो, जाते रहें क्लास।